स्किन जिल्द जो है जिसमें बाल और नाखून भी आते हैं, बिल्कुल सर, ये बदन का सबसे बड़ा ऑर्गन है। राइट सर, ठीक है, सही। आप मैदे की तकलीफ होती है, दिमाग की होती है, बाकी चीज़ें भी हैं, बट लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी है। तो जब लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी है तो इसके बीमारियां भी आप अंदाज़ा लगाएं कि कितनी होंगी। ठीक है, हो जाए। ठीक सर। बालों की अलग है, नाखूनों की अलग है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने अपना स्किन का कितना ख्याल रखें। राइट सर। ठीक है, आप ये बाजार की क्रीम्स जिसे हम मिक्स क्रीम्स कहते हैं, ये फार्मूला कहते हैं, और जिनको कई लोग टोटके कहते हैं, या जाकर शॉप से ऑफ द काउंटर खुद ले लिया क्रीम्स हो जाए और उनके ऊपर लिखा है बगैर अपने स्पेशलिस्ट या बगैर स्किन स्पेशलिस्ट से पूछे हुए वो जो है एडवाइस पे, उनके नुकसानात ज़्यादा हैं। राइट सर। कई में स्टीरॉइड्स हैं, कई में मर्करी है, और दूसरी बात यह है कि बाद में ये रियलाइज होता है जबकि मुंह के ऊपर बाल निकलने लगते हैं, जब स्किन थिनिंग शुरू होती है। तो इसलिए मैं हमेशा एडवाइस करता हूं कि देखें, सबसे पहले तो आप अपने स्किन का क्या ख्याल रख रहे हैं। आप धूप से बचा रहे हैं, आप सनब्लॉक यूज़ कर रहे हैं, आप रेगुलरली कोई फेस के ऊपर कोई क्रीम्स वैसे यूज़ कर रहे हैं हो जाए। उसके बाद अगर कोई फेस के ऊपर कोई निशानात हैं तो उनका स्पेसिफिक इलाज हो सकता है। बाल गिरने की वजूहत बहुत हैं, पर मैं ये कह सकता हूँ कि देखिए 12-13 साल की उम्र में मैंने पेशेंट्स को देखे जिनके बाल गिरने शुरू हुए। 12-13 साल की उम्र में 100 बाल तो तकरीबन हर एक के गिरते हैं और ये रिप्लेस हो जाते हैं। अगर इस तरह होता तो मुझे याद है 20-30 साल से मेरे भी बाल गिर रहे हैं, तो इस वक्त तो मुझे कम्प्लीटली बिल्कुल गंजा हो जाना ही था। ये नहीं है, कई जेनेटिक होती हैं, बिल्कुल जो जेनेटिक बॉल्डनेस होती है जिसको हम एंड्रोजेनिक एलोपेशिया कहते हैं। 100 ईयर, हाँ, कई बीमारियां हैं जिनमें बाल गिरने ज़्यादा होते हैं। अगर खून की कमी हो, ठीक है, आपके विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो, और आजकल 2 बीमारियां मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं और मेरे पास सच्ची बात बताऊं पूरी तकरीबन इतने बाल लाते हैं कि एक पूरी विग तैयार हो सकती है। एक सवाल उनसे डायरेक्ट पूछता हूँ, आपने कोविड गुजारा हुआ है, कोरोना गुजारा हुआ है? कहते हैं हाँ जी, 3-4 महीने पहले हुए। और दूसरा डेंगू के मरीज जो हैं, इनके बहुत ज़्यादा बाल गिरते हैं। बाकी पेशेंट्स अगर कोई और बीमारी हो, कोई साथ अकम्पनिंग डिजीज़ हो, अगर फीमेल है और बच्चे को दूध दे रही है, इनकी वजह से जो है ना बदन कब्ज इनके बाल गिरते हैं। कुछ और मेडिकल कंडीशन भी हैं, थायराइड, और उनके साथ भी बाल गिरते हैं। इलाज भी पॉसिबल है। ऐसे भी लोग हैं 80 साल की उम्र हो गई है, उनके बाल सारे सर के ऊपर हैं। तो ये जेनेटिक फैक्टर्स इसमें होते हैं, प्लस ये कुछ और मेडिकल कंडीशंस होती हैं, बट देखकर और अकॉर्डिंगली असेस करना पड़ता है पेशेंट को। बट ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि अनट्रीटेबल नहीं है। बताऊं कि जितना लंबा आपका डायबिटीज़ हुआ है, जितना सा हुआ है, बिल्कुल डायबिटीज़ के अपने स्किन के ऊपर मैनिफेस्टेशन हैं। और बाज़ वक्त पेशेंट आते हैं, रैश स्किन पे हो या पाँव पे हो, देखते ही मैं पहला क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपको शुगर की बीमारी है? कहते हैं हाँ। कितने सालों से? कहते हैं जी 22 सालों से। तकरीबन कम अज़ कम कोई 20 किस्म के स्किन रैशेज हैं जो कि डायबिटीज़ के साथ रिलेटेड है। वो जो हैं, और देखने से ही आप डायग्नोज कर सकते हैं। अगर पेशेंट आपको ना भी बताए कि मुझे शुगर है, आप रैश को देख कर और उनसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको शुगर है। और कई ऐसे हैं जो जितनी लॉन्ग स्टैंडिंग बीमारी हो, जितना अच्छा अपने शुगर का कंट्रोल करेंगे, उसमें चांसेस ये हैं कि ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि ये प्रोग्रेस और ज़्यादा नहीं करेंगे, मगर कम अज़ कम जो है कई ऐसी बीमारियाँ जो रिलेटेड है डायबिटीज़ से, उनको कंट्रोल हम कर सकते हैं। वो जो है सिंपल वो जो है ट्रीटमेंट्स और ये क्रीम्स और वो तो बाद में आएंगे। अगर आपके पास घर में वैसलीन, वाइट पेट्रोलियम जेली है, लिक्विड पैराफिन है, लगाएं, इस्तेमाल करें। ठीक है, ड्राई स्किन पे। ठीक है, मुझे पता है आजकल गर्मी है और इट्स नॉट पॉसिबल के सारे बदन पे, और सर्दियों में ऑलिव ऑयल अपने स्किन पे लगा सकते हैं। ठीक है ना, ये तो ऐसी चीज़ें जो कि घरों में मौजूद होती है। यूज ऑलिव ऑयल ऑन द स्किन। बार बार फेस को और अपने उसको स्किन को साबुन से और इनसे ना धोएं, आपकी स्किन ड्राई होगी। नेचर ने एक प्रोटेक्टिव लेयर दी हुई है, वो हट जाती है मुझे। दूसरी, एक्स्ट्रा क्रीम्स और वो ना लगाएं। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो बिल्कुल रात को मॉइस्चराइजर यूज़ करें। ठीक है, धूप से बचा के रखें हो जाए। और कोई स्पेसिफिक चीज़ें या अननेसेसरली आजकल इतने वो है कि आप जाएं और आप डिफरेंट वो जो ऑनलाइन चीज़ें ऑर्डर हो रही हैं स्किन के लिए एंड ऑल। अगर आप कॉस्मेटिक्स यूज़ कर रहे हैं तो अच्छे कॉस्मेटिक्स और अच्छे ब्रांडेड चीज़ें यूज़ करें अपने स्किन के लिए।
ताकि उससे आपको एलर्जी और प्रॉब्लम्स ना हो। धूप तो डेफिनेटली कल्प्रिट है, ठीक है, और ये एक महीने में या साल में नहीं होती है, ये लॉन्ग टर्म स्किन डैमेज होता है, लॉन्ग टर्म स्किन डैमेज। बिल्कुल, धूप से स्किन कैंसर भी रिलेटेड है, बट वो डिपेंड करता है कि आपकी स्किन टाइप कैसी है। ठीक सर। मैं बहुत से लोगों को देखता हूं कि उन्हें नहीं लगाया, कई छतरी सर पे ले लेते हैं, ठीक है ना, कि धूप से हम बच जाते हैं। धूप, एक चीज़ को ज़रा ख्याल रखें, फजर के बाद धूप निकलती है और मगरिब के बाद धूप जो है सेट करती है। इस टाइम में धूप मौजूद है, चाहे बादल हो, बारिश हो या बर्फ पड़ रही हो, धूप मौजूद है, धूप है, और उससे आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। आप कई लोगों ने नोटिस किया होगा, जब आप नॉर्दर्न एरियाज में जाते हैं और वापस आते हैं तो आपका स्किन बर्न हो जाता है या सन टैन हो जाता है, वहाँ धूप की इंटेंसिटी ज़्यादा है वो जो है। तो इसीलिए ब्रांड और क्रीम्स के लिए सन ब्लॉक यूज करें जिसका सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर कम से कम 50 तो होना चाहिए। सेबरिक डर्मेटाइटिस, आप इसका ये मेडिकल वर्ड है, इसको आप आम वर्ड में सर की खुश्की कह सकते हैं। अच्छा, ठीक है ना, जो कि बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। देखिए, खुश्की सर पे भी हो सकती है, उसमें बॉडी पे भी हो सकती है, ये एक क्रॉनिक प्रॉब्लम है। और मैं इसके लिए तो सबसे पहले यही एडवाइस करता हूँ कि देखें, लोग डिफरेंट शैम्पूज और क्रीम और इस पे बड़ा सेल करते हैं कि एंटी डैंड्रफ शैम्पू। आप सबसे पहले ऑयल करें अपने बालों को, तेल यूज करें। घरों में सरसों का तेल है, खोपरे का तेल है, कोकोनट ऑयल, सादा सिंपल वो जो है यूज करें और रेगुलर बेसिस पे करें। देखिए, पहले तो एक्जिमा क्या चीज़ है? एक्जिमा जो है बेसिकली आप इसे एक वर्ड में कह सकते हैं कि स्किन की इन्फ्लेमेशन है। एक्जिमा बहुत ही ब्रॉड टर्म इनने यूज किया, ठीक है ना। एक्जिमा, ये डैंड्रफ भी एक्जिमा है, हाथों पे रैश हो जाता है वो भी एक्जिमा है। अच्छा, आप धूप में जाएं, आपका फेस रेड हो जाए, उसको भी आप एक्जिमा कहते हैं, ठीक है ना। लोग अक्सर परफ्यूम यूज करते हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी लेते हैं, पहनते हैं, उससे रैश निकलता है, वो भी एक्जिमा है, ठीक है, वो जो है। तो एक्जिमा की किस्में हैं। अच्छा, जो बंदे काम करते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये मजदूर और ये जो है सीमेंट के साथ काम करते हैं और उनके हाथ काफ़ी ख़राब हो जाते हैं, वो भी एक्जिमा है, क्रॉनिक। तो एक्जिमा एक क्रॉनिक बीमारी है, और अगर उसकी वजह पता है और वो वजह आप छोड़ दें या हटा दें तो बिल्कुल इम्प्रूव हो सकती है। लेकिन सोराइसिस एक बहुत इम्पोर्टेंट स्किन डिजीज़ है, और इसके बारे में अवेयरनेस, जैसे का साल में एक बार दिन भी होता है सोराइसिस अवेयरनेस डे, और दुनिया में इसके ऊपर डिफरेंट, इसकी कंप्लीट जिसे कहते हैं ना, वो इटियोलॉजी चेंज हो गई। जो आज से 20-30 साल पहले हम सोचते थे कि सोराइसिस इस वजह से है, अब उसकी कंप्लीट कॉन्सेप्ट बिल्कुल चेंज हो रहे हैं। अब यहाँ तक बात पहुँच गई है कि ये डिबेट शुरू हो गई है कि आया सोराइसिस स्किन डिजीज़ है या इंटरनल डिजीज़ है जो स्किन के ऊपर मैनिफेस्ट हो रहा है। अच्छा, ठीक है, और ये सब ट्रीटमेंट्स के साथ, इसके लिए ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हुई हैं, इसमें मेडिकेशन भी हैं, रिसर्च भी काफ़ी इस पे आई है, और न्यू ब्रेक थ्रू ओरल ट्रीटमेंट्स आ गए हैं। फर्स्ट टाइम आपके पास सोराइसिस के लिए टैबलेट फॉर्म में ट्रीटमेंट अवेलेबल हो गया हमारे पास। मीन्स के वो इंजेक्शन या गोलियां, या लोगों को याद होगा मीथोट्रेक्सेट देते थे, नहीं, वो चीज़ें अब निकल गई हैं। अभी उससे भी लेटेस्ट जो है वो टैबलेट फॉर्म, जो कि यूएसए और एफडीए अप्रूव्ड है, पाकिस्तान में वो अभी अवेलेबल हो गई है, वो जो है। एक्नी क्या है, जिसे हम मेडिकली एक्नी वल्गैरिस कहते हैं, आप लोग उसको दाने दाने कहते हैं, और बहुत से लोग इसको बड़ा लाइटली लेते हैं। लाइटली कहते हैं दाने हैं, ठीक है, चले जाएंगे। बहुत से पेरेंट्स कहते हैं नहीं, बच्चे जवानी में होते हैं और इस एज में आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ ठीक हो जाएंगे। यस, आई एग्री, ठीक हो जाएंगे टाइम के साथ, मुंह पे दाने और दाग छोड़ जाएंगे, ठीक है। उस वक्त हमारे लिए फिर प्रॉब्लम और चैलेंज बन जाता है उसको ट्रीट करना। प्लीज़ दो चीज़ें याद रखें, कभी भी दाने फेस पे जो है उनको स्क्रैच मत करें, उसके ऊपर अपनी तरफ से क्रीम यूज मत करें। अगर बड़े हो रहे हैं, ठीक है, टीनेजर्स में होते हैं, 14-15 के बाद 24-25 एज तक होते हैं, उसके बाद भी हो सकते हैं। इसकी ट्रीटमेंट अवेलेबल है, कंप्लीट क्योर भी अवेलेबल है, बट एक कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट है, ये दिनों में नहीं ट्रीट हो सकता है। इस पर कुछ हफ्ते की ट्रीटमेंट होती है, और इसकी ट्रीटमेंट के साथ ये कंप्लीटली क्लियर भी हो सकते हैं। अगर आप नहीं करेंगे ट्रीट तो फिर दाने टाइम के साथ तो चले जाएंगे, फेस पे गड़े और निशान छोड़ जाएंगे, और वो एक फिर हमारे लिए चैलेंज होता है। इसलिए मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि अपनी एक्नी को ट्रीट इट अर्ली, ठीक है, अर्ली ट्रीट करें। ऐसे कोई पाकिस्तान में अप्रूव्ड
ठीक है ना, FDA अप्रूव इंजेक्शन नहीं है, बिल्कुल दे रहे हैं, ठीक है, लोग प्राइवेटली और वो दे रहे हैं, बट ऐसे कोई रजिस्टर्ड, आई रिपीट द वर्ड रजिस्टर्ड, पाकिस्तान में रजिस्टर्ड प्रोडक्ट्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कि वो जो ऐसे कोई रजिस्टर्ड नहीं है। पेशेंट्स ट्राई कर रहे हैं, पेशेंट जो चाहते हैं अपने कलर इम्प्रूवमेंट वो डिफरेंट लेवल पे जाएंगे। मैं एडवाइस नहीं करता हूँ, ठीक है ना, आपको उस वक्त अगर उस पर इम्प्रूवमेंट आ भी जाती है, लॉन्ग टर्म कब तक हुआ है, ठीक है ना, हो जाए तो क्या पेशेंट को देख कर ही अकॉर्डिंगली हो सकते हैं। यस, टैबलेट फॉर्म्स हैं, क्रीम फॉर्म्स हैं, पर आप डायरेक्टली आईवी इंजेक्शन लगा रहे हैं अपना कलर को फेयर करने के लिए, वो जो है ऐसे एग्जांपल्स हैं, लोग हैं, मैं अभी नेम्स और वो मैं नहीं लेता हूँ, बड़े फेमस लोग हैं जिनने अपने चेंज किए हुए हैं, बट मैं एडवोकेट नहीं करता हूँ जी। मेडिकली इसको हम कहते हैं मलाजमा, बहुत कॉमन है फीमेल्स में, फेस के ऊपर पिगमेंटेशन फॉरहेड पे होता है, बाकी एरियाज पे होते हैं, बट पर्टिकुलरली जो है छाइयाँ जो हैं उस वक्त आती हैं अगर आप अपने स्किन का ख्याल ना रखें, ठीक है, प्रेगनेंसी के बाद भी हो सकती हैं, फेयर स्किन लोगों में भी हो सकती हैं वो जो है, और इसका इलाज पॉसिबल है, इसकी ट्रीटमेंट्स पॉसिबल हैं। अगर क्रीम्स के साथ ये इम्प्रूव ना हो तो इसके लिए हम केमिकल पील भी कर सकते हैं और इसके लिए लेज़र थेरेपी भी अवेलेबल है, तो ट्रीटमेंट इज़ अवेलेबल। बट एक चीज़ याद रखें, क्रॉनिक प्रॉब्लम है और रिकरेंट प्रॉब्लम है, तो इम्प्रूवमेंट के बाद भी हो सकती है, इसलिए आपको स्किन का अपना रेगुलर ख्याल रखना पड़ेगा ट्रीटमेंट के बाद। कोई भी मोल आपके बॉडी पे हो या तिल जिसे कहते हैं, और वो उसका साइज इंक्रीज करने लग जाए, अगर उससे खून निकलने लगे, उसकी शेप चेंज होने लगे, इरेगुलर मार्जिन हो जाएं, बड़ा हो जाए, कोई अनयूजुअल चेंजेस आप अपने तिल और मोल में देखें तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें जो है। बाकी स्किन कैंसर जो हैं, जो कॉमनली यहाँ हम देखते हैं, वो बेसल सेल कार्सिनोमा, वो ज़्यादातर धूप के एक्सपोजर से और लॉन्ग टर्म सन एक्सपोजर पे से होते हैं और एल्डरली एज में ज़्यादा देखे जाते हैं, और वो लकीली ट्रीटेबल है, और अगर प्रॉपर टाइम पे पिकअप किया जाए तो कम्प्लीटली उसको रिमूव भी कर सकते हैं। एक्स्ट्रा फेशियल हेयर मीन्स के जो मेल पैटर्न फीमेल में एक्स्ट्रा बाल फेस के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है, वो जो है, और ये कई लोगों में बगैर कोई क्रीम्स है, जैसे यंग उनमें पेशेंट्स में और फीमेल्स में होते हैं, डिपेंड करता है कितना सिवियर है और कितना ज़्यादा है, और इसकी ऑफ कोर्स इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी होती है पता लगाने के लिए कोई अंदरूनी वजूहात तो नहीं है, और अगर अंदरूनी वजूहात ना हो तो इसकी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, क्रीम्स भी हैं, और उसके बाद फिर डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं। ऑफ कोर्स लेज़र थेरेपी अवेलेबल है, हमारे पास उसकी फैसिलिटी RMI में है, रेगुलरली हम करते हैं। ख़ारिश की अगर पूरे बदन पे ख़ारिश है और बाकी घर में भी ख़ारिश किसी को है, तो सबसे कॉमन चीज़ जो हमारे माइंड में आता है कि स्केबीज़ तो नहीं है हो जाए। अगर स्केबीज़ नहीं है तो फिर देखना पड़ता है कि क्या वजह है। बहुत सी बीमारियां हैं जिनमें ख़ारिश हो सकती है और स्किन के ऊपर कोई निशान ना हो। एक कंडीशन है, मैं आपको बताता हूँ, कोलिनर्जिक, जिसमें जिसे कहते हैं ना प्रिकिंग सेंसेशन भी होती है, ख़ारिश भी होती है, स्किन के ऊपर आपको कुछ नज़र नहीं आता है, उसके एग्रीवेटिंग फैक्टर्स होते हैं। बहुत ज़्यादा मिर्ची मसाले आप खा लें, खुराक में ज़्यादा हों, कई गोलियां हैं अगर ज़्यादा आप इस्तेमाल कर लें, एस्प्रिन डिस्प्रिन, उसके साथ ख़ारिश ज़्यादा होती है, तो ये ऐसी कंडीशन है कि देख कर उसको डायग्नोज करना पड़ेगा। देखिए विटिलिगो का यस द वर्ड आपने खुद का ट्रीटेबल, यस इट इज़ ट्रीटेबल। क्योरेबल वाली बात जो है इस पर मैं नहीं करूँगा, इसके पर मैंने प्रोग्राम भी रिसेंटली किया था। विटिलिगो जिसे बर्स की बीमारी कहते हैं, पश्तो में उसको ब्रगै भी कहते हैं, बिल्कुल इसके इलाज हैं, ट्रीटमेंट्स इसके अवेलेबल हैं। आई नो बहुत बड़ा एक स्टिग्मा और पेशेंट के लिए साइकोलॉजिकली डिस्टर्बिंग चीज़ होती है जब पेशेंट डायग्नोज होता है, पर उसको बहुत काउंसलिंग और उस तरीके के साथ हम मैनेज करते हैं और बिल्कुल इसकी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। देखिए ज़ेंथिलाज़्मा यूजुअली आंखों के ऊपर येलो पैचेस होते हैं और यंग एज में भी हो सकते हैं, एल्डरली में हो सकते हैं। इसका लिंक विद हाई कोलेस्ट्रॉल है, बट बहुत से पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स नॉर्मल होते हैं और वे इनहेरिटेड कई के फैमिली में भी होते हैं। बिल्कुल दे कैन बी ट्रीटेड एंड दे कैन बी रिमूव्ड, वो जो है, बट देखते ही पहली चीज़ ये होती है कि आप पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करें। और इसके फिर और टाइप्स हैं, ये इसकी सीवियर फॉर्म्स भी हो सकते हैं जहाँ हाथों पे, बॉडी पे भी ये येलो
लीजन्स आ जाते हैं, वो डेफिनेटली डिफरेंट हाइपरलिपिडीमियाज और उसके साथ एसोसिएटेड होते हैं और उसको हम अकॉर्डिंगली मैनेज करते हैं। स्किन प्रॉब्लम्स कॉमन है, बिल्कुल, इलाज भी है, ट्रीट भी कर सकते हैं। पेशेंट कभी कभी आते हैं हमारे पास और मल्टीपल टाइम्स कंसल्टेशन करते हैं और नेचुरली उनकी भी फ्रस्ट्रेशन ये होती है कि मेरी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, और डॉक्टर की कोशिश, हमारी ये कोशिश है, देखिए मेरी ये कोशिश कि मेरा पेशेंट क्योर हो और ठीक हो, ठीक है। बट कई ऐसी डिजीज़ेज हैं जो प्रोलॉन्ग्ड होती हैं, टाइम लेती है, प्लस ये जजमेंट डॉक्टर ने करनी होती है कि जो ट्रीटमेंट मैं इस पेशेंट को दे रहा हूँ इसके फ़ायदा कितने हैं, इसका नुकसान कितने हैं। दूसरा, आए जो चीज़ मैं इसको लिख रहा हूँ, आए यही चीज़ मैं अपने रिलेटिव को भी दूँगा, अपने बहन भाइयों को भी दूँगा। दूसरी बात ये कि देखें, एग्रेसिव ट्रीटमेंट और ये ट्रीटमेंट जो हैं मे बी आपको टेम्परेली उस वक्त रिलीफ दे देंगी किसी कंडीशन में, 6 महीने साल बाद क्या करेंगे जब वो रिलैप्स करती है क्रॉनिक डिजीज़, उस वक्त फिर आप क्या करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा आप लोगों को भी ये देखना होगा कि स्किन बीमारियाँ जो हैं, क्रॉनिक बीमारियाँ हैं, इनका शुगर से ज़्यादातर सीरियस नहीं है, ठीक है, बट वही बात, पेशेंट हमेशा आता है और वो एक्सपेक्ट करता है क्योर। अब क्योर का वर्ड जो है ना यूज़ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, हो जाए बिल्कुल ट्रीटेबल है, इनका इलाज है।